दिख रहा है ना। और अगर लास्ट क्लास की बात करो तो लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया गया था? लास्ट क्लास में आपको क्षेत्रफल की इकाइयों के बारे में बताया गया था। अब क्षेत्रफल की इकाई के बारे में आपको, क्षेत्रफल की इकाई के पहले, उसके भी पहले की अगर बात करूं तो आपको लंबाई की इकाई के बारे में पढ़ाया गया था। मतलब अगर मैं लिख दूं मीटर, सेंटीमीटर, सिर्फ मीटर, सेंटीमीटर, ये सारी चीज लिख रहा हूं, या मिलीमीटर लिख दिया, या फिर मैं किलोमीटर लिख दिया, तो ये सभी के सभी क्या है? आप बोलोगे सर ये सभी तो लंबाई को मेजर करते हैं ना, लंबाई को मेजर करने की इकाई है। लेकिन इन्हीं में मैं अगर वर्ग लगा दूं, मतलब वर्ग किलोमीटर या किलोमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर या मिलीमीटर स्क्वायर, मतलब सभी पे क्या कर दिया? स्क्वायर लगा दिया या वर्ग लगा दिया। तो ये सभी के सभी क्या है? क्षेत्रफल को मेजर करने की, मतलब क्षेत्रफल को मापने की इकाई हो गई है ना। क्षेत्रफल को मेजर करेंगे तो ऊपर वाला सारा लंबाई को मेजर करता है, नीचे वाला सारा क्षेत्रफल को मेजर करता है। लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया गया था? लास्ट क्लास में आपको क्षेत्रफल के बारे में पढ़ाया गया था, क्षेत्रफल की इकाई के बारे में। अब देखो, इतना आपको पता है कि इसमें सबसे बड़ा इकाई जो है किलोमीटर वर्ग है, और सबसे छोटा इकाई है जो मिलीमीटर वर्ग है। मतलब बहुत छोटे सा एरिया को मेजर करना हो तो मिलीमीटर स्क्वायर का यूज करोगे, बहुत बड़े एरिया को मेजर करना हो तो किलोमीटर स्क्वायर का यूज करोगे। मान लो आपसे पूछा जाए हमारा प्यारा भारत जो देश है ना, इंडिया, इंडिया का क्षेत्रफल आपसे पूछा जाए, भारत का क्षेत्रफल, तो आप क्या करोगे? मिलीमीटर स्क्वायर में मेजर करोगे या किलोमीटर स्क्वायर में बताओगे? जल्दी से बताओ। तो आप बोलोगे सर भारत का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है ना, तो आप किलोमीटर स्क्वायर में उसे बताओगे, मिलीमीटर स्क्वायर में नहीं बताएंगे। आपके अगर कॉपी का पेज का क्षेत्रफल पूछा जाए तो आप बोलोगे सर मिलीमीटर स्क्वायर में बताएंगे या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर में बताएंगे, है ना। छोटे क्षेत्रफल को छोटे इकाई में, बड़े क्षेत्रफल को बड़े इकाई में बताएंगे। ठीक है, इतना चीज पढ़ाया गया था। उसके बाद देखो, लास्ट क्लास में आपको यह भी बताया गया था कि अगर बड़े इकाई से छोटे इकाई की तरफ आप जाओगे तो आप कन्वर्ट कैसे करोगे? गुना करते थे। अगर छोटे इकाई से बड़े इकाई की तरफ बदलना हो, मतलब अगर मिलीमीटर स्क्वायर में दिया हो और सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना हो, तो आप भाग देते हो। अब पूछोगे कि सर किससे भाग देते हैं, किस नंबर से गुना करते हैं, किस नंबर से भाग देते हैं, तो ये सारी चीज लास्ट क्लास में पढ़ाई जा चुकी है ना। उतना डिटेल में अभी नहीं बताया जाएगा, लास्ट क्लास में किया जा चुका है वो सारी चीजें। अच्छा, कोई बता सकता है क्या कि 1 हेक्टेयर में कितना मीटर स्क्वायर होता है? यह भी लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया गया था। 1 हेक्टेयर की अगर मैं बात करूं तो 1 हेक्टेयर में कितना मीटर स्क्वायर होता है? चैट सेक्शन में लिख के बताइए। हाँ, तो आप बोलोगे सर 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसको भी अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे यूज आता है। ठीक है, उसके बाद एक चीज देखिएगा, कन्वर्जन का एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, फिर आपसे रिकॉल क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक मैं सोल्व कर दे रहा हूं। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि 5,000 मिलीमीटर स्क्वायर लिख दे रहा हूं, ठीक है। अगर मैं लिख रहा हूं 5,000 मिलीमीटर स्क्वायर कितने सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर होगा, तो आप ऐसे कन्वर्ट करते हो, जल्दी से देख लेना। आप बोलोगे सर अगर लंबाई की बात करो, सेंटीमीटर बड़ा इकाई होता है, मिलीमीटर छोटा इकाई होता है। अगर मैं मिलीमीटर से सेंटीमीटर में बदलना चाहूं तो मैं 10 से भाग देता हूं, है ना, 10 से भाग दूंगी, है ना, मिलीमीटर से सेंटीमीटर के लिए। लेकिन अगर मिलीमीटर का वर्ग पूछ रहे हो कि मिलीमीटर वर्ग से सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो इस बार आप 10 से नहीं भाग दोगे, 10 की जगह आप 100 से भाग दे दोगे, है ना। 100 से भाग देते हैं, 10 के वर्ग से भाग देते हैं। तो क्या करोगे? 5,000 को तो 5 ही हजार लिख दोगे और यहाँ पर 100 से भाग दे दोगे, यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, है ना। इसी तरीके से आपको सोल्व करना है, ठीक है, गुना नहीं करना था, काफी बड़ा आंसर आपका आ गया, तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। मतलब अगर छोटा, ये देखना, छोटा इकाई से बड़े इकाई की तरफ आप जाओगे, मतलब इस तरफ जा रहे हो, तो आपको भाग देना है। वो टेबल को ध्यान से देखिए, उसके अनुसार काम करना है आपको। ठीक है, चलिए। अच्छा, अब माइक बंद रखना है, पहले माइक बंद कीजिए। अच्छा, मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना है तब सही होगा, है ना। यहाँ पर मिलीमीटर लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा, मिलीमीटर लिखा हुआ था, मीटर स्क्वायर नहीं लिखा हुआ था, है ना। मीटर स्क्वायर नहीं है, मिलीमीटर स्क्वायर है। चलिए, अब देखो, यह क्वेश्चन है आपका, एक रिकॉल क्वेश्चन, आंसर पोल सेक्शन में देना है। देखो, दो आकृति दी गई है, दोनों के क्षेत्रफल दिए गए हैं, और पूछा जा रहा है कि अगर मैं दोनों ही आकृतियों को जोड़ दूं, मिला दूं, तो टोटल एरिया क्या होगा आपका। ट्राई कीजिएगा।
अभी चैट में कोई कुछ नहीं लिख पाएगा, चैट सेक्शन को बंद किया गया है, पोल सेक्शन में आंसर करना है। पहले आकृति का क्षेत्रफल देखो 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, दूसरे का 2 मीटर स्क्वायर दिया गया है, तो आंसर क्या होगा? अगर दोनों आकृति को मिला दिया जाए या जोड़ दिया जाए तो टोटल एरिया क्या होगा? देखो पहले जो आकृति है उसका क्षेत्रफल 40,000 सेंटीमीटर वर्ग दिया गया है, दूसरे वाले आकृति का क्षेत्रफल 2 मीटर वर्ग दिया है। और इससे मिलता जुलता क्वेश्चन लास्ट क्लास में पढ़ाया गया था, इसलिए आज रिकॉल क्वेश्चन में यह क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, आप आंसर दिखा दो, ठीक है, अच्छी बात है। 10 सेकंड और रुकेंगे बस, 10 सेकंड और है, 10 सेकंड में पोल को एंड करके इसको डिस्कस किया जाएगा। पोल सेक्शन में आंसर जरूर किया करो, मैं बार बार कहता हूं, यह काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 5 सेकंड और, 5, 4, 3, 2, 1। तो अब मैं पोल को एंड कर दे रहा हूं और देखो चैट सेक्शन आपका ओपन है। अब ध्यान से सुनिएगा, पहली आकृति का क्षेत्रफल देखो 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर है, दूसरे का 2 मीटर स्क्वायर है, तो मैं पहले का क्षेत्रफल यहां पर लिख दे रहा हूं 40,000 सेंटीमीटर वर्ग, दूसरे का क्षेत्रफल मैं यहां पर लिख दे रहा हूं 2 मीटर वर्ग। क्या मैं सीधे सीधे दोनों को जोड़ सकता हूं, हाँ या ना? सीधे सीधे दोनों को जोड़ सकते हैं? तो आप बोलोगे सर नहीं, सीधे सीधे नहीं जोड़ सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते? क्योंकि आप बोलोगे सर पहले वाला का जो इकाई है वो सेंटीमीटर वर्ग में है और दूसरे वाला का जो इकाई है मीटर वर्ग है, मतलब दोनों की इकाई अलग अलग है, तो सीधे सीधे नहीं जोड़ सकते। तो क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ है 40,000 सेंटीमीटर वर्ग, इसे मैं मीटर वर्ग में कन्वर्ट करना चाहूंगा, है ना, मीटर वर्ग में कन्वर्ट कर देंगे, बदल देंगे। तो बदलने के लिए क्या करोगे, तो एक टेबल आपको बताया गया था, है ना, एक टेबल आपको क्या बताया गया था, मीटर बड़ा इकाई है, सेंटीमीटर छोटा इकाई है, तो पहले मैं मीटर लिख दिया, यहां पर मैं सेंटीमीटर लिख दिया, है ना। आप बोलोगे सर अगर सेंटीमीटर को मीटर में बदलना हो, है ना, सेंटीमीटर को अगर मीटर में बदलना हो, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर को मैं मीटर स्क्वायर में बदलना चाह रहा हूं ना, तो आप 100 से भाग देते हो, लंबाई की बात हो रही थी, है ना, सेंटीमीटर से मीटर बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। लेकिन अगर मुझे सेंटीमीटर वर्ग को मीटर वर्ग में बदलना हो, क्षेत्रफल की बात की जाएगी, इकाई वर्ग हो गया, तो ये जो नंबर है 100, 100 का भी वर्ग कर देंगे, है ना, तो हम इस बार 10,000 से भाग लगाएंगे, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर वर्ग में बदलने के लिए 10,000 से भाग लगाएंगे। तो आप कहोगे, ये सारी चीजों को मैं मिटा रहा हूं जो एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, और यहां से आप बोलोगे कि सर ये जो 40,000 सेंटीमीटर वर्ग है, इसको मैं 40,000 को तो ऐसे ही लिखूंगा, 10,000 से डिवाइड कर दिया, 4 शून्य कट गया, और इसे मैं लिख दूंगा 4 मीटर वर्ग। ये क्लियर है सभी को? 40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर को 4 मीटर वर्ग भी लिख सकते हैं, इतना सभी को क्लियर है? ठीक है, आप क्या करोगे, पहला वाला जो क्षेत्रफल है इसको आप लिखोगे 4 मीटर वर्ग, ठीक, दूसरा वाला जो क्षेत्रफल है इसको आप लिखोगे 2 मीटर वर्ग। अब बोलोगे क्या दोनों की इकाई सेम है, तो बोलोगे हाँ, यह भी मीटर वर्ग है, यह भी मीटर वर्ग है। अब दोनों को सीधे सीधे मैं जोड़ के बोलूंगा 6 मीटर वर्ग या 6 मीटर स्क्वायर। हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, सही आंसर है।
तो ये सभी तो गलत आपको दिख ही रहे हैं। ऑप्शन बी क्यों गलत हुआ? क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर वर्ग लिखा हुआ है, इसलिए यह भी गलत होगा। ऑप्शन सी सही होगा। सभी को क्लियर है? इतना क्लियर है तो वाई लिखो। कोई भी डाउट है तो एन लिख सकते हो। चलो, तो ये रिकॉल क्वेश्चन था, बस पिछले क्लास की चीजों को याद दिलाना था, है ना। तो अभी क्या करते हैं, आज की फर्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। तो देखिए, आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है द्विविमीय आकृति क्या होती है। तो आज का पहला कंसेप्ट है टू डायमेंशनल शेप क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कि टू डायमेंशनल शेप क्या होता है या द्विविमीय क्या होता है। पहले डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ो। तो डेफिनेशन में क्या लिखा है? एक समतल, समतल का मतलब क्या हुआ आपको बताया गया। कोई भी तल मतलब कोई भी सरफेस, मतलब आपका कागज का कॉपी जो हो गया, कॉपी हो गया, टेबल हो गया, आपका ब्लैक बोर्ड हो गया स्कूल में जो होता है ना। वो सारे सरफेस पे जो भी आकृति आप खींच सकते हो, खींची जा सकने वाली आकृति जिनकी केवल लंबाई और चौड़ाई होती है, इसको आप ध्यान से देखिएगा, केवल लंबाई और चौड़ाई। अच्छा, किसी का माइक ऑन है, किरण, किरण आपका माइक ऑन है, माइक बंद रखिएगा। हाँ, तो कोई आकृति की अगर सिर्फ और सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होगी तो ऐसे आकृति को द्विविमीय आकृति कहते हैं। अब आपसे क्वेश्चन उठता है कि द्विविमीय क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो नाम में ही क्लियर है ना, नाम से ही आपको पता चल रहा है द्विविमीय। द्वि का मतलब क्या होता है? दो। विमीय का मतलब क्या होता है? वीमा। वीमा का मतलब क्या होता है? सुन लो, आप लोग किसी भी आकृति की लंबाई चौड़ाई की बात करते हो ना, तो ये जो वर्ड सुनते हो, जो शब्द सुनते हो, लंबाई, किसी आकृति की चौड़ाई, किसी आकृति की ऊंचाई या मोटाई, तो ये सारे चीज को ही वीमा कहते हैं। इंग्लिश में डायमेंशन कहते हैं, ठीक है। तो अगर किसी आकृति की सिर्फ लंबाई होगी तो उसे हम एक विमीय कहेंगे। किसी आकृति की लंबाई और चौड़ाई होगी, दो विमा हो गए, तो उसे मैं द्विविमीय कहूंगा। किसी आकृति की लंबाई चौड़ाई के साथ मोटाई भी हो गई या लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई भी हो गई, मतलब तीन डायमेंशन या तीन विमा हो गए, तो उसे मैं त्रिविमीय कहूंगा। समझ में आया? तो जितने भी द्विविमीय आकृति होगी, ध्यान से सुनिएगा, जितने भी 2D शेप होंगे, द्विविमीय आकृति होंगी, उनको आप अपने कॉपी पर बना सकते हो। तो आप अपने कॉपी पर कोई भी आकृति बना दो, है ना। आप लोग ड्राइंग भी करते होंगे काफी लोग, तो जो भी ड्राइंग आप बनाते हो, है ना, अपने कॉपी पर, वो सभी के सभी 2D होते हैं, ठीक है। अगर मैं कोई आकृति इस तरीके से बना दूं, एक चतुर्भुज, तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि यह हमारा एक लंबाई है, यह एक चौड़ाई है ना। तो यह हमारा द्विविमीय आकृति है, सिर्फ लंबाई चौड़ाई है। अगर वृत्त बना दे तो इसमें कुछ ये कुछ लंबा है, कुछ चौड़ा है ना, तो यह भी द्विविमीय आकृति है ना। अपने कॉपी पर बना सकते हो। इस तरीके से मैं कुछ भी इस तरीके से बना दूं, है ना, तो यह भी द्विविमीय आकृति है क्या? तो हाँ, यह भी द्विविमीय यानी 2 डायमेंशन है। आपके कॉपी पर बन गया ना, तो आपके कॉपी पर बन गया, तो यह द्विविमीय आकृति होगा, 2 डायमेंशनल शेप होगा, इंग्लिश में 2D कहते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जितने भी 2D शेप होंगे यानी द्विविमीय आकृति होगी, मैं बार बार द्विविमीय नहीं बोलूंगा, 2D बोलूंगा, ठीक है। तो जितने भी 2D शेप होंगे, ये सभी के सभी के कॉपी पर कुछ स्थान घेरेगी, है ना, कुछ स्थान घेर रही है। आपके कॉपी पर कुछ स्थान घेर रही है, हवा में कोई स्थान नहीं घेरेगी, है ना। कोई भी आकृति सिर्फ और सिर्फ अगर आपके कॉपी पर कुछ क्षेत्रफल घेरती है ना, जगह घेरती है, तो उसे हम द्विविमीय आकृति करते हैं, 2D शेप करते हैं। अगर हवा में भी स्थान घेरने लगी, मतलब लंबाई चौड़ाई के साथ एक ऊंचाई आ जाएगी, तो उसे हम त्रिविमीय यानी 3D शेप कहेंगे, ठीक है। अगर लंबाई चौड़ाई के साथ क्या आ जाए? ऊंचाई, मतलब किसी आकृति में लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है, तो तीन विमा हो गए ना। तो तीन विमा हो गए तो 3D कहने लगेंगे उसे। क्लियर है सभी को? इतना क्लियर है सभी को? देखो, क्यूबॉइड, ध्यान से सुनिएगा, क्यूबॉइड अगर कॉपी पर बना दे, काफी अच्छा सवाल है आपका। देखो, इसे मैं कॉपी पर बना रहा हूं, देखो यही क्यूबॉइड है ना, ठीक है। क्या ये 2D है या 3D है? क्यूबॉइड देखो, बनाने के लिए एक रिप्रेजेंटेशन, दिखाने के लिए हम इस तरीके से दिखाते हैं, लेकिन असली क्यूबॉइड ये नहीं है। असली क्यूबॉइड जो आप पासा देखते हो, अगर आप लोग लूडो खेलते हो, तो जो डाइस होता है वह क्यूबॉइड होता है। जो ईंट है वह क्यूबॉइड होता है।
वो आपके कॉपी पर एक स्थान भी घेरती है, अगर आप अपने टेबल पर अपने बुक को रख दोगे तो एक स्थान भी घेरेगी, और एक हवा में भी एक स्थान घेरेगी, है ना। तो एक हवा में भी कुछ जगह छेकती है, तो ऐसे आकृति को घनाभ या क्यूबॉइड कहते हैं, है ना। तो असली क्यूबॉइड जो होता है वो 3 डायमेंशनल होता है। समझ में आया? ये जो आकृति है बस घनाभ को दिखाने के लिए हम लोग बनाते हैं। क्लियर है सभी को? ये असली घनाभ इसे नहीं कहते। घनाभ तो एक्चुअल में एक ईंट, एक बुक या फिर एक क्यूबॉइड जो होता है। ठीक है, अच्छा ध्यान से सुनिए, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। आपको ये बताया जा रहा है कि अगर मैं क्यूबॉइड की बात करूं या घनाभ की बात करूं, है ना, तो घनाभ बनाने के लिए एक्चुअली में हम लोग मैथ्स या पढ़ते समय इस तरीके से बनाते हैं, बस दिखाने के लिए। एक्चुअल में जो घनाभ होता है या क्यूबॉइड जो होता है वो क्या होता है? माचिस का डब्बा। माचिस का डब्बा को क्यूबॉइड कहेंगे या घनाभ कहेंगे। जो ईंट होती है, ईंट को घनाभ कहेंगे। तो उसको आप अपने कॉपी पर आप रखोगे या अपने टेबल पे आप रखोगे, तो उसकी एक लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई होगी या नहीं होगी? लंबाई चौड़ाई के साथ एक ऊंचाई एक मोटाई भी होगी, है ना। तो एक्चुअल जो घनाभ होता है, क्यूबॉइड होता है, उसका लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई भी होता है ना। इसलिए उसे 3D कहते हैं। तो कभी भी आपको क्यूबॉइड के बारे में पूछा जाए, घनाभ के बारे में पूछा जाए, तो आप बोलोगे 3D आकृति है। ठीक है, चलिए। तो देखो यहाँ पर जितने भी आकृति दिख रही है सभी के सभी क्या है? कॉपी पर बनी हुई है ना। कुछ स्थान घेर रही है। हवा में कोई स्थान घेर रही है क्या? तो बोलोगे हवा में कोई स्थान नहीं घेर रही। तो यह क्या है? सभी के सभी 2D आकृतियां हो गई, है ना। 2D आकृति हो गई, मतलब द्विविमीय आकृति हो गई। अगर क्षेत्रमिति में आपको कोई काफी सारी आकृति के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सीखोगे, है ना, तो कुछ महत्वपूर्ण आकृति है जो आप सभी को आगे जाके पढ़ना होगा। इन सभी आकृतियों के क्षेत्रफल या परिमाप के बारे में आप लोग पढ़ोगे। तो यह आकृति क्या है? इसे त्रिभुज कहेंगे, 3 भुजा है। इसमें 4 भुजा है, इसे हम चतुर्भुज कहेंगे। इसमें 6 भुजा है तो इसे षटभुज या हेक्सागन कहेंगे। और इसे वृत्त कहेंगे, है ना। ये सभी आकृति के बारे में आप सभी को पता है, और ये सभी के सभी क्या है? द्विविमीय यानी 2D है ना। चलो कुछ त्रिविमीय आकृति को देखो। तो ये सभी आकृति जो आपको दिख रही है, यह क्या है? बॉल है ना, गेंद है। अब आप अगर गेंद को आप इमेजिन करो, तो गेंद क्या होता है? इसकी लंबाई चौड़ाई के साथ एक मोटाई होती है। मतलब अपने कॉपी पर या अपने टेबल पर आप बॉल को रखोगे तो क्या होगा? एक हवा में भी स्थान घेरेगी, है ना। एक हवा में भी स्थान घेरेगी। फुटबॉल को, एक बैलून को आप उसमें हवा भर दो, उसके बाद क्या हो जाएगा? वो आपको वो हवा में कोई स्थान घेर रही है ना, एक मोटाई भी हो गई, तो उसे हम 3D आकृति कहेंगे, है ना, 3D शेप कहेंगे। अब इस वाले को देखो, इसे जार, गमला जो भी आप कह सकते हो। तो इसको अगर मैं देखूं तो आप कह सकते हो यह हमारा, अगर किसी भी सरफेस पे रखा हुआ है तो इतना स्थान तो घेर ही रहा है। टेबल पर अगर रख दो तो इतना स्थान तो टेबल पे घेरेगा ही। साथ ही के साथ हवा में भी कुछ स्थान घेरेगा या नहीं घेरेगा? हवा में भी कुछ स्थान घेरेगा। तो हवा में भी स्थान घेर रहा है, तो इसका मतलब इसमें एक ऊंचाई भी है ना, ऊंचाई भी है। तो इसको हम कहेंगे 3D आकृति। तो अपने आसपास आप जितने भी आकृतियां को देखते होंगे वो सभी के सभी 3D आकृति होती है। तो ये जो व्हाइट बोर्ड आपको दिख रहा है, मार्कर, व्हाइट बोर्ड का मार्कर जो दिख रहा है, इसमें देखो एक लंबाई होगी, एक चौड़ाई होगी, और कुछ इसकी मोटाई होती है। मतलब ये हवा में भी कुछ स्थान घेरता है। अपने टेबल पर आप रख दो तो हवा में कुछ स्थान घेरेगा, तो इसे हम 3D आकृति कहेंगे। सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर है 2D और 3D में अंतर? अध्याय, ठीक है। अब सुनो, दो चीज में हमेशा कंफ्यूजन होता है काफी लोगों को। अगर मैं इस तरीके से बना दूं और बोलूं यह एक वृत्त है, तो यह क्या होगा? वृत्त 2D होगा या 3D होगा? तो वृत्त अगर कॉपी पर बना हुआ है, सिर्फ एक स्थान घेर दिए कॉपी पर, तो यह 2D होगा, है ना, वृत्त हमारा 2D होगा। लेकिन अगर मैं एक गोला बना दूं, इस तरीके से बनाते हैं, इसको सेट कर देते हैं, एक बॉल है ये, है ना, या ऑरेंज संतरा आप देखते हो, या फिर कह सकते हैं पृथ्वी का आकार, है ना। तो ये सभी के सभी क्या है? वृत्त नहीं है, एक गोला है। तो अगर गोला की बात की जाए तो गोला किसे कहते हैं? एक बॉल को कहते हैं, है ना। तो उसे हम 3D कहेंगे। क्लियर है सभी को? तो हवा में स्थान घेरेगी तो 3D हो जाएगी। क्लियर है? चलो, आपका कॉपी का पेज जो होगा, जल्दी से बताइएगा। अगर मैं आपके कॉपी का एक पेज बना रहा हूं,
तो ये कॉपी का पेज क्या होगा, कॉपी का पेज, एक पेज की बात कर रहा हूँ, ये 2D होगा या 3D होगा? तो बोलोगे सर कॉपी का जो एक पेज होगा यह 2D आकृति है, यह एक पेज है ना, तो यह हमारा 2D आकृति है। ठीक है, चलो अब मैं कुछ आकृति एक बना रहा हूं, आप बताओगे यह क्या है। अगर मैं इस तरीके से एक आकृति बना रहा हूं, और यह है आपका मैथ्स का बुक। ठीक है, तो इसे मैं बनाने के लिए तो अपने बोर्ड पे बना दिया, लेकिन एक्चुअल में जो आपका मैथ्स का बुक है उसे आप ध्यान से देखना। मैथ्स का क्लास 9th का बुक है ये, एनसीईआरटी का। तो ये क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये जो बुक है इसकी एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है, और अगर इसे अपने टेबल पर मैं रख दूं तो एक ऊंचाई भी होगी, इसकी एक मोटाई होगी, कुछ मोटाई होती है ना, तो ये 3D शेप हो जाएगा, है ना, तो इसे मैं 3D कहूंगा। क्लियर है सभी को? 2D 3D में अंतर तो पहचान गए काफी आसानी से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यह क्यों पढ़ाया गया, क्योंकि आगे आपको काफी सारी आकृतियों में पता करना होगा कि यह 2D आकृति है या 3D आकृति है ना। कई बार मैं इस तरीके से बना दूंगा, तो इसे क्या कहते हैं, यह एक शंकु है जो आगे आपको पढ़ाया जाएगा, और यह 3D आकृति है ना। अगर मैं इस तरीके से बना दूं तो यह एक बेलन है ना, बेलन है जिसे हम आगे पढ़ेंगे सिलेंडर, और यह भी एक 3D आकृति है। तो ये सभी के बारे में आगे जाके हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जब आएगा तो उसके बारे में देखेंगे। चलो, हाँ स्फेयर भी 3D है, गोला अभी तो बताया गया ना, गोला एक 3D आकृति है। अब देखो, अब हमें पढ़ना है पेरीमीटर और एरिया। तो सबसे पहले देखते हैं पेरीमीटर और एरिया में अंतर क्या है, पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है, और ये आपको पहले से ही पता है एक तरीके से, इसलिए मैं जल्दी से बताऊंगा। वृत्त पढ़ाते समय आपको बताएगा ना, पेरीमीटर क्या होता है, परिधि के बराबर होता है, मतलब परिधि और पेरीमीटर एक ही चीज होती है। सरकमफेरेंस एंड पेरीमीटर, परिधि और परिमाप एक ही चीज होती है। वृत्त पढ़ाते समय आपको क्या बताया गया, किसी भी वृत्त का, किसी भी वृत्त का जो संपूर्ण लंबाई होगा, अगर एक चक्कर आप लगाओ उसका, तो संपूर्ण लंबाई को ही उसका परिधि कहते हैं और उसे ही हम उसका परिमाप करते हैं। तो यह सिर्फ वृत्त के लिए नहीं था, किसी भी आकृति की आप बात करो तो उसकी सीमा की जो कुल लंबाई होती है उसे ही हम परिमाप या पेरीमीटर कहते हैं। ठीक, तो देखो क्या लिखा है, कोई भी आपके पास अगर बंद आकृति हो तो उसकी सीमा की जो कुल लंबाई होती है उसे ही हम उसका परिमाप कहते हैं, चाहे वो कैसा भी आकृति हो। ठीक है, बस होना चाहिए वो बंद आकृति, यह इंपॉर्टेंट है, बंद आकृति होना चाहिए। अगर यहां पर आपको एक त्रिभुज दिख रहा है एबीसी, तो आप क्या करोगे इसका परिमाप के लिए, मान लो आप यहां पर खड़े हो, ठीक है, आप इसके भुजाओं पर चलना स्टार्ट करोगे। मान लो पहले आपको दिखा ए बी, ठीक है, फिर आपको दिखा बी सी, ठीक है, फिर आपको दिखा सी ए, ठीक है। तो इसको तीनों भुजा को आप जोड़ दोगे, अगर इसके तीनों भुजा को आप जोड़ दोगे तो आपको क्या मिलेगा, इसका परिमाप मिल जाएगा। तो परिमाप क्या होगा, जिसे हम पी से भी लिखते हैं कई बार, तो इसके परिमाप को आप क्या लिखोगे, इसके तीनों भुजाओं की लंबाई ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। क्लियर है सभी को? त्रिभुज की या कोई भी आकृति की परिमाप क्या होगा, उसके सभी भुजाओं को आप जोड़ दोगे, परिमाप आ जाएगा, है ना, मतलब उसके सीमा को जोड़ दोगे, है ना। तय किया गया दूरी, अगर बाहर बाहर आप उसके चक्कर काटते हो तो जो भी दूरी आप तय करोगे वही दूरी उसकी परिमाप कहलाएगी। ठीक है, इतना तो आप लोग समझ गए। कोई भी आकृति, अगर मैं इस तरीके से आकृति बना दूं, एक दूसरी आकृति बना रहा हूं कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर इसका अगर परिमाप पता करना हो तो मैं सबसे पहले ये वाली दूरी को निकालूंगा, है ना। मान लो ये दूरी को आप जोड़े और ये आ गया आपका 5-10 सेंटीमीटर, फिर आप इस दूरी पे देखने गए, इसको आप कैलकुलेट किए, मेजर करोगे अपने स्केल से, तो ये आ गया 12 सेंटीमीटर। इसको आप मेजर किए स्केल से, तो ये आपका आ गया 15 सेंटीमीटर। इस वाले को मेजर किए तो ये आपका आ गया 13 सेंटीमीटर, और इसको आप अगर मेजर किए तो ये आपका आ गया मान लो 8 सेंटीमीटर। तो इसका जो पेरीमीटर होगा, इन सभी की लंबाई को आप जोड़ दोगे तो इसका परिमाप
आपको पता चल जाएगा। क्लियर है सभी को? परिमाप क्या होगा? बाहर बाहर वाली सीमा की लंबाई। सभी को क्लियर है? अब देखो, अब एक चीज देखना, यहां पर एक वर्ड छुपा हुआ था लंबाई, तो आप लिख लो परिमाप जो होता है, तो कॉपी पर आप लोग लिखोगे परिमाप एक प्रकार का लंबाई होता है। क्या होता है? एक प्रकार का लंबाई ही तो है, सीमा की लंबाई होती है। तो जो भी लंबाई की इकाई होती है ना, लंबाई की इकाई क्या होती है? मीटर में आप मेजर करते हो, सेंटीमीटर में मेजर करते हो, या मिलीमीटर में मेजर करते हो, या फिर किलोमीटर में मेजर करते हो, या और भी यूनिट आपको पढ़ाई गई थी, है ना? तो किसी में भी आप मेजर करो, तो जो भी लंबाई की इकाई होगी वही परिमाप की भी इकाई होगी। तो परिमाप हमेशा सेंटीमीटर, मीटर इत्यादि में लिखा जाता है। इतना क्लियर है सभी को? परिमाप एक प्रकार का लंबाई है, तो जो भी लंबाई का इकाई होगा वही परिमाप का भी इकाई होगा। तो आप ये बताओ, अगर मैं किसी आकृति के पेरीमीटर की बात करूं, परिमाप की बात करूं, तो 5 सेंटीमीटर लिखना सही होगा, ये लिखोगे, या 5 सेंटीमीटर वर्ग लिखना सही होगा, ये बताओगे? ए सही है या बी सही है परिमाप के लिए? पेरीमीटर के लिए कौन सा सही है? तो आप बोलोगे सर ए सही है ना? कि ऑप्शन ए सही है, सेंटीमीटर होगा, क्योंकि सेंटीमीटर में ही हम लंबाई को मेजर करते हैं, परिमाप को भी सेंटीमीटर में ही मेजर करेंगे। सेंटीमीटर स्क्वायर बोलना गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो कोई भी आकृति आप ले लो, मान लो इस आकृति की आप बात करो, तो जल्दी से आप बताओगे इस आकृति का परिमाप क्या होगा? अगर मैं यहाँ पर भुजा की लंबाई दे दे रहा हूँ 8 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, और ये 3 सेंटीमीटर, जल्दी से बताओगे इस आकृति का परिमाप क्या हो जाएगा? अच्छा, बस यही बताया गया कि परिमाप किसी भी आकृति की भुजा की लंबाई होती है, मतलब बाहरी सीमा की लंबाई होती है, और उसका इकाई जो होता है वो लंबाई वाला इकाई होता है, मतलब सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, एक्सेट्रा, मतलब आदि, है ना? ये सभी यूनिट होते हैं। ओके सर। चलो अब बताओ, जल्दी से आंसर बताओ। चलो, हाँ, तो आंसर कितना हो जाएगा? 8 में 3 जोड़ेंगे कितना आ गया? 11 आ गया। फिर 8 जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 19 आ गया, और 3 जोड़े तो 22 आ गया। तो हम कहेंगे 22 सेंटीमीटर इस आकृति का परिमाप हो गया। ठीक है, अगर इस आकृति की आप बात करो, तो आप क्या करोगे? इसके परिमाप के लिए इसके सभी भुजाओं को जोड़ दोगे। मान लो पहले ए बी को जोड़े, फिर बी सी को जोड़े, फिर सी डी को जोड़े, फिर डी ई को जोड़े, और फिर ई ए को जोड़े, मतलब इनके सभी भुजाओं को आप जोड़ दोगे सीधे सीधे, तो हमारा परिमाप आ जाएगा। ठीक है, चलो, एक क्वेश्चन और पूछ जा रहा है आपसे, आंसर कीजिएगा। अगर मैं एक आकृति इस तरीके से बना दूं, ठीक है, और यहां पर मैं इसका नाम दे दे रहा हूं ए बी सी डी, और मैं इसके परिमाप के लिए बोल रहा हूं, दो ऑप्शन आपके पास है। पहले लिख रहा हूं ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए प्लस ए डी। अगर ये आपको लगता है सही है तो एक लिखिएगा। फिर लिख रहा हूं ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। अगर आपको लगता है दूसरा वाला सही है तो ऑप्शन 2 लिखिएगा। बताइए कौन सा सही है? पहला वाला सही है या दूसरा वाला सही है इस आकृति के परिमाप के लिए? मतलब आपसे सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि अगर परिमाप की बात की जाएगी तो ये जो भुजा है ए बी डी, यानी विकर्ण आपको दिख रहा होगा, इस विकर्ण को हम जोड़ेंगे या नहीं जोड़ेंगे? ठीक है, आप सभी के आंसर सही आ रहे हैं, मतलब आपको पता है कि ये वाले भुजा को हम नहीं जोड़ते, मतलब अंदर की जो भुजा है उसे नहीं जोड़ते, मतलब वो विकर्ण है ना, विकर्ण को नहीं जोड़ते, मतलब अंदर में जो सीधे सीधे बोला क्या गया था सीमा की लंबाई, तो सीमा क्या होती है? बाहर बाहर होती है ना, किसी भी चीज की सीमा क्या होती है? बाहर बाहर होती है। तो अगर मैं इसके परिमाप की बात करूं तो आप ए बी को जोड़ोगे, फिर बी सी को जोड़ोगे, फिर सी डी को जोड़ोगे, और ए डी को जोड़ोगे, बस इन चारों को जोड़ोगे, यानी ये वाला आंसर हमारा सही होगा, और ये वाला आंसर हमारा गलत हो जाएगा, है ना? ये गलत हो जाएगा। सभी को क्लियर है कि परिमाप क्या होता है? ठीक, अब देखो क्षेत्रफल के बारे में देख लेते हैं जल्दी से। तो क्षेत्रफल क्या होता है?
कोई भी बंद आकृति, ये ध्यान दीजिएगा, बंद आकृति द्वारा घेरे गए भाग के क्षेत्र कहलाता है। मतलब सीधे सीधे आपको इतना ध्यान रखना है कि कोई भी बंद आकृति जितना भी स्थान घेरती है उसी स्थान को उस आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं, चाहे वो कैसा भी आकृति हो, है ना। कैसा भी आकृति हो उसके द्वारा घेरे गए स्थान को ही उसका क्षेत्रफल कहते हैं। चाहे वो ऐसा भी अगर आकृति में बना दूं तो इसके द्वारा घेरा गया जो भी भाग होगा उसे ही हम उस आकृति का क्षेत्रफल कहेंगे। इतना क्लियर है सभी को? ये सभी के सभी क्या है? क्षेत्रफल है। सभी को क्लियर है? क्षेत्रफल क्या होता है? परिमाप सीमा की लंबाई होती है, क्षेत्रफल अंदर वाले भाग का मेजरमेंट होता है, मतलब जितना भी स्थान घेरती है। ठीक है, चलिए। क्षेत्रफल की इकाई के बारे में आप सभी को पता है कि क्षेत्रफल का इकाई हमेशा वर्ग इकाई में होता है ना। वर्ग इकाई में होता है। मतलब क्या क्या लिख सकते हो? मीटर स्क्वायर लिख सकते हो, या सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हो, या मिलीमीटर स्क्वायर या वर्ग लिख सकते हो, है ना। ये सभी के सभी लिख सकते हैं हम लोग। क्लियर है सभी को कि क्षेत्रफल का इकाई वर्ग इकाई में होता है? तो देखो यहां लिखा भी हुआ है, क्षेत्रफल का मान सदैव वर्ग इकाई के साथ, मात्रक के साथ लिखा जाता है। मतलब अगर कभी भी एरिया आपको लिखना हो ए, तो आप अगर 12 सेंटीमीटर लिखोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपको लिखना होगा 12 सेंटीमीटर वर्ग, ये सही होगा। क्लियर है सभी को? हाँ, किलोमीटर स्क्वायर भी हो सकता है, क्यों नहीं होगा, किलोमीटर स्क्वायर भी होगा। आपको डेसीमीटर पढ़ाया गया था तो डेसीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है, हेक्टोमीटर स्क्वायर भी हो सकता है, ये सभी होंगे, लेकिन ज्यादातर आपको यही 3 काम आते हैं, है ना। क्लियर है सभी को? इतनी बात क्लियर है? अब आगे बढ़े। क्या क्या पढ़ाया गया? परिमाप होता क्या है, परिमाप का इकाई क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल का इकाई क्या होगा, बस इतनी बातें बताई गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर जितने भी आकृति दिख रही है, फिर से आपको पता है ये अगर आकृति है तो इसके अंदर वाले भाग का मेजरमेंट जो होगा वही उसका क्षेत्रफल कहलाएगा, ये हमारा एरिया हो जाएगा। इस आकृति की बात करो तो ये पूरा अंदर का भाग, यही हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा, तो ये हमारा एरिया होगा। ठीक है, चलो तो अभी क्या करना है, कुछ क्वेश्चन है आपके लिए, पोल सेक्शन में आंसर देना है। काफी आसान क्वेश्चन है। तो एक त्रिभुज दिखाया गया है, इस त्रिभुज का परिमाप आपसे पूछा जा रहा है। काफी आसान सा क्वेश्चन है, चैट को मैं बंद कर रहा हूं, पोल सेक्शन में आंसर देना है। चलिए ट्राई कीजिए। एक त्रिभुज दिखाया गया है, त्रिभुज की तीनों भुजा दी गई है और बस इसका परिमाप आपसे पूछा जा रहा है। देखो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, ये तो काफी आसान सा क्वेश्चन है। चलो आंसर करो, पोल सेक्शन में आंसर करना है। दस सेकंड और रुकेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन काफी आसान था। 10 सेकंड और रुकेंगे। त्रिभुज की तीनों भुजा अगर दी गई है तो इसका परिमाप क्या होगा? 5 सेकंड और, 5 4 3 2 1। अब मैं पोल को एंड कर दे रहा हूं, और अगर पोल में आंसर नहीं कर पाए हो किसी रीजन से, अब चैट सेक्शन में आंसर लिख सकते हो, लेकिन चैट में तभी लिखिएगा अगर पोल में आंसर नहीं किए हो, है ना। तो त्रिभुज की परिमाप की बात की जाए तो आप बोलोगे सर त्रिभुज क्या किसी भी आकृति की अगर परिमाप की आप बात करते हो तो उसकी भुजाएं यानी उसकी सीमा को जोड़ देते हैं, मतलब सभी जो भी सीमा की कुल लंबाई होती है, मतलब जितने भी भुजाएं अगर हैं तो भुजाओं की लंबाई को जोड़ देते हैं, है ना। तो इस त्रिभुज की भुजा क्या है, अगर मैं इसका नाम दे दूं ABC, है ना, तो इसका परिमाप क्या बोलोगे, परिमाप बराबर आप बोलोगे AB, फिर आप लिखे दूसरी भुजा BC, तीसरी भुजा AC, और इन तीनों भुजा को सीधे आप जोड़ दोगे, है ना। तो आप बोलोगे AB की लंबाई
5.5 दे रखी है, तो यहाँ पर मैं लिख दिया 5.5। यूनिट क्या लिखा? सेंटीमीटर। बीसी की लंबाई 4.5 दे रखी है, तो यहाँ पर लिख दिया 4.5, इकाई लिख दिया सेंटीमीटर। और एसी की लंबाई 7 सेंटीमीटर दे रखी है। इन तीनों को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा ये बताओ जल्दी से। तो इन दोनों को अगर आप जोड़े तो इन दोनों को जोड़ने पर मुझे 10 सेंटीमीटर मिल रहा है ना। 10 सेंटीमीटर में अगर मैं 7 सेंटीमीटर को जोड़ दूं तो आपको मिल जाएगा 17, है ना। आप बोलोगे 17 तो आ गया सर, तो ऑप्शन ए में भी 17 दिख रहा है, ऑप्शन बी में भी 17 दिख रहा है, ऑप्शन सी में भी 17 दिख रहा है, लेकिन परिमाप का जो इकाई होगा वह क्या होगा? देखो तीनों भुजा सेंटीमीटर में दे रखी है ना, तीनों भुजा अगर सेंटीमीटर में दे रखा है तो इकाई भी हमारा सेंटीमीटर में ही होगा। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है, बाकी सभी गलत उत्तर होंगे। ठीक है, यह हमारा क्षेत्रफल के लिए काम आता है सेंटीमीटर वन। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी है। सभी को समझ में आया? समझ में आया तो वाई लिखिए, कोई भी छोटा डाउट है तो एन लिखिए। चलिए, अगर ये समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन भी आप लोग आसानी से कर लोगे। चलो, इस क्वेश्चन में एक आकृति दी गई है और इस आकृति का परिमाप आपसे पूछा जा रहा है, और यहां पर बोला यह जा रहा है कि एबीसीडी जो दिख रहा है आपको, एबीसीडी आयत है, परिमाप किसका निकालना है? एबीसीडीए, मतलब जो पूरा आकृति दिख रहा है परिमाप तो उसका ज्ञात करना है। एबीसीडी के बारे में बताया जा रहा है कि वह एक आयत है। चलिए सॉल्व कीजिएगा और आंसर कीजिएगा। अच्छा, इनके अलावा भी अगर आपका कोई ऑप्शन में आंसर आता है, मान लो आप सोल्व कर रहे हो और इन चार विकल्पों के अलावा कुछ आंसर आता है, तो मैं जब पोल एंड करके चैट ऑन करूंगा तब आप आंसर लिख देना। ठीक है, हो सकता है कि आपको लगे कि सर ए बी सी डी में से कोई भी आंसर हमारा नहीं आ रहा, तो आप चैट सेक्शन में आंसर लिख देना अपना। अच्छा, अभी भी काफी लोगों के आंसर नहीं आए, जल्दी से आंसर करेंगे, अब ज्यादा समय नहीं लेंगे, जल्दी से आंसर करेंगे। 10 सेकेंड और दिया जा रहा है, ठीक है, 10 सेकेंड में पोल को एंड कर दिया जाएगा। 5 सेकेंड और, 5, 4, 3, 2, 1। तो अब मैं पोल को एंड कर दे रहा हूं। अब अगर इसके अलावा कोई आंसर आपका आ रहा है तो आप चैट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है, अब देखिए, अच्छा अब ध्यान से देखना है क्या आंसर होने वाला है हमारा। आकृति क्या है? ए बी सी डी ए, है ना, मतलब ए हमारा कुछ यहां पर है, बी यहां है, सी यहां है, ई यहां पर है और डी यहां पर है ना, यह आकृति है। अब इसकी परिमाप की बात की जा रही है और बोला जा रहा है कि एबीसीडी क्या है? एबीसीडी जो है वो है एक आयत है, यह वाला जो आकृति यहाँ पर दिख रहा है यह हमारा आयत है। ठीक, अब क्या करेंगे? इसके परिमाप के लिए इसके सभी बाहरी सीमा को जोड़ेंगे, है ना, बाहरी सीमा की कुल लंबाई को देखेंगे, मतलब इसकी सभी भुजाओं को आप जोड़ दोगे। तो इसमें कौन कौन सी भुजा है? सबसे पहले आपको दिख रहा होगा ए बी, है ना, सबसे पहले मुझे दिखा ए बी। ठीक, फिर मुझे दिखा बी सी, अब जो दिखा मैं उसे लिख दे रहा हूँ, पेरीमीटर बराबर ए बी, है ना। फिर दूसरी भुजा क्या दिख रही है? दूसरी भुजा आप देखोगे बी सी, है ना, बी सी, तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं बी सी। ठीक, बी सी। उसके बाद आपको क्या दिखा? उसके आप आगे बढ़े तो आपको दिखा सीई,
देखो CD नहीं लिख के आप CE की तरफ बढ़े, तो मैं CE लिख दे रहा हूं, ठीक है, यहां पर लिख दिया CE, ठीक। अब उसके आप आगे बढ़ोगे तो क्या मिलेगा आपको, ED, है ना, ED मिलेगा, तो मैं यहां पर लिख दिया ED, ठीक है। अब इसके आगे क्या मिलेगा, ED के आगे आप बढ़ोगे तो आपको मिलेगा DA, है ना, तो यहां पर लिख दिया DA, क्या लिख दिया, DA लिख दिया। अब इन सभी के मानों को भर दो आप, सभी के मानों को आप भरोगे, तो AB की लंबाई कितनी है, AB की लंबाई आपको दिख रहा है 8 सेंटीमीटर, है ना, AB की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो यहां पर मैं लिख दिया 8 सेंटीमीटर। BC की लंबाई क्या है, तो मैं देखूंगा BC की लंबाई तो नहीं दी गई है, तो BC की लंबाई कोई बता सकता है क्या, सर BC का 5 क्या लंबाई है, सेंटीमीटर। क्यों 5 सेंटीमीटर क्यों होगा, आयत की आमने सामने की भुजा समान होती है इसलिए। वेरी गुड, आयत की सम्मुख भुजा बराबर होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ऐसा मत करना कि 5 सेंटीमीटर को छोड़ देना कि यह भुजा तो नहीं दिया गया इसे छोड़ देते हैं, है ना, तो आपको वो जोड़ना होगा, है ना। तो ये 5 सेंटीमीटर होगा क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर होती है आयत में, तो BC की लंबाई आपको पता है 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। सी की लंबाई देखो 3.5 सेंटीमीटर साफ हमें दिख रहा है, ठीक है, यह लिख दिया। ED की लंबाई क्या है आपको दिख रहा है 4 सेंटीमीटर, और DA का लंबाई कितना है 5 सेंटीमीटर। अब इन सभी को आप जोड़ोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 25.5 सेंटीमीटर, सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। क्लियर है सभी को, ये क्लियर है क्या सभी को, इतना सभी को क्लियर है तो वाई लिखो। अब ध्यान से देखिएगा, कुछ बच्चों का ये डाउट हो सकता है, इतना अगर सभी को क्लियर है, देखो इसमें सीखने की बात जो थी इंपॉर्टेंट, आप सभी लोग ये पूछ सकते हो कि सर इसमें, इस आकृति में इस वाले भुजा को क्यों नहीं जोड़ा, ये जो भुजा आपको दिख रही है जिसे मैं अभी तीर बना के दिखा रहा हूं, ये वाले भुजा को क्यों नहीं जोड़ा, क्योंकि ये कोई सीमा नहीं है ना, बाहर बाहर वाला जो सीमा होता है उसे बस जोड़ते हैं, अंदर की जो ये भुजा दिख रही है ना, इसे मैं नहीं जोड़ूंगा कोई भी आकृति में, आपको बताया गया था ये फिगर बना के कि इसमें बस ये चारों भुजा को जोड़ते हैं, ये अंदर में अगर आप विकर्ण बना दोगे तो परिमाप में आप इसे नहीं जोड़ते, है ना, कभी भी आपसे परिमाप पूछा जाए तो आप बस बाहर वाले भुजाओं को जोड़ते हो। क्लियर है सभी को, मतलब बाउंड्री को जोड़ते हैं, सीमा को जोड़ते हैं, क्लियर है ना। सर एक्सक्यूज मी, सर इसके हाँ, अलावा भी क्लास है। क्या बोला आपने, फिर से बताओ। सर इस 7 PM के अलावा भी कोई क्लास है। 8:30 पे क्लास है, 8:30 वाले क्लास के लिंक आपके जाती होगी तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। ओके सर। चलो ठीक है ना, चलो इतना सभी को क्लियर है। अब देखो अगला हमारा टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक हमारा त्रिभुज का परिमाप। अब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल आपको पता है कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, है ना, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, जैसे आप किसी भी आकृति के बारे में बोल रहे हो उसके बाहरी वाली सीमा की कुल लंबाई, तो त्रिभुज में भी वही होगा। अगर मैं कोई एक त्रिभुज बना दूं, है ना, सबसे पहले ये देखो अगर मैं त्रिभुज बना दूं तो इसके तीनों ही भुजाओं की लंबाई जो होगी A+B+C, उसे ही हम उसका परिमाप बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, है ना। किसी भी त्रिभुज के तीनों ही भुजा को आप जोड़ दोगे तो उसकी ही लंबाई त्रिभुज की परिमाप कहलाएगी, हाँ या ना, ये बताओगे। अगर तीनों भुजा की लंबाई ABC अगर दी गई है, मान लो एक भुजा की लंबाई मैं कह रहा हूं 8 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर, जल्दी से बताओगे इसका पेरीमीटर क्या होगा, परिमाप क्या होगा, चैट सेक्शन में लिख के बताओ इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो इसका परिमाप क्या होगा, आप बोलोगे सर तीनों भुजा को मैं जोड़ दूंगा, 8 में 12 को जोड़ा तो 20 आ गया, 20 में 6 को जोड़ा 26 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया, है ना। तो त्रिभुज का परिमाप सीधे तीनों भुजा की लंबाई को जोड़ देते हैं। अब ध्यान से देखिए क्या समझना है आपको, भुजा की बात की जा रही है, भुजा की लंबाई की बात की जा रही है, तो भुजा के आधार पर, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को कितने भागों में बांटते हैं, कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं, भुजा के आधार पर कितने प्रकार के त्रिभुज होते हैं, चैट सेक्शन में लिख के बताइए। 3 प्रकार के होते हैं,
ठीक है, तीनों के नाम क्या क्या होते हैं? पहला आप बोलोगे सर, पहला होता है समद्विबाहु त्रिभुज, दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, और तीसरा होता है विषम बाहु त्रिभुज। मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल, है ना। समबाहु, समद्विबाहु और विषम बाहु। क्लियर है सभी को, याद है? अच्छा, भुजा के आधार पर क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि भुजा की लंबाई की बात की जा रही है, इसीलिए। ठीक है, अब तीनों को एक एक करके देख लेते हैं। अगर आपको नहीं भी याद हो तो एक एक करके देख लेते हैं। अगर मैं एक समबाहु त्रिभुज की बात करूं और मैं समबाहु त्रिभुज के परिमाप की बात करूं कि मुझे समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना है, तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है? एक ऐसा त्रिभुज है वो समबाहु, आपको बताया गया ना, जिसके सभी बाहु मतलब भुजा, सम मतलब बराबर। तो ऐसा त्रिभुज जिसके सभी भुजा बराबर हो, मतलब तीनों भुजा क्या है? आपस में बराबर है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? तीनों ही की लंबाई में a सेंटीमीटर लिख दे रहा हूं, है ना। तीनों की भुजा की लंबाई a लिख दे रहा हूं। तो ये जो त्रिभुज आपको दिख रहा है ABC, इस त्रिभुज का परिमाप कितना हो जाएगा? इसका परिमाप आप बोलोगे सर a प्लस a प्लस a, यानी 3a के बराबर होगा। क्लियर है सभी को? 3a के बराबर हो जाएगा, 3 बार a को जोड़ देंगे, है ना। तो अगर कोई समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा अगर a है, किसी समबाहु त्रिभुज की अगर भुजा आपको दी गई है a, तो उसका परिमाप के लिए आप क्या करते हो? बस 3 से उसे गुना कर देते हो, तो परिमाप 3a के बराबर हो जाएगा। मतलब अगर उदाहरण के तौर पर अगर मैं एक समबाहु त्रिभुज बना दूं और इसकी भुजा कह रहा हूं 7 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप कितना होगा? जल्दी से बताओ, इस त्रिभुज का परिमाप कितना होगा? तो आप बोलोगे समबाहु त्रिभुज है, तो इसका परिमाप जो होगा 3 इंटू 7 सेंटीमीटर, यानी 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हो। या बोलोगे सर अगर मुझे ऐसा नहीं करना, मैं ऐसे करूंगा, इसको भी आप 7 सेंटीमीटर लिख दोगे, इसको भी आप 7 सेंटीमीटर लिख दोगे, क्योंकि समबाहु त्रिभुज तीनों भुजा बराबर होती है। तो ऐसे भी कर सकते हो, 7 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर, यहां से भी आपका आंसर क्या आ जाएगा? 21 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आपको यह याद रखना है कि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा अगर ये है तो उसका परिमाप 3a के बराबर है। क्लियर है सभी को? समबाहु त्रिभुज समझ में आ गया? समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? तीनों भुजा को जोड़ देंगे, a प्लस a प्लस a 3। अब बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। देखो नाम में ही क्या छुपा हुआ है, सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा। ऐसे त्रिभुज जिसके दो भुजा बराबर होती है। तो अगर मैं कोई त्रिभुज बताऊं जिसकी दो भुजा बराबर है, अब जो दो भुजा बराबर है, ध्यान दीजिएगा, जो भी दो भुजा बराबर है उसे मैं अभी के लिए a लिख दे रहा हूं। ठीक है, और जो भुजा बराबर नहीं है उसे मैं b लिख दे रहा हूं। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जो भी दो भुजा बराबर है उसे मैं a लिख रहा हूं, तो इसका परिमाप क्या होगा? इसका परिमाप आप बोलोगे सर a प्लस b, यानी 2a प्लस b के बराबर होगा। क्लियर है सभी को? 2a प्लस b होगा। लेकिन इसमें ध्यान ये दीजिएगा कि जो a है वो बराबर भुजा को दिखा रहा है। जो भी दो भुजा बराबर है उसे मैं a लिख रहा हूं, जो भुजा बराबर नहीं है उसे मैं b लिख रहा हूं। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान देना है। 2a प्लस b, यानी जो भी दो भुजा बराबर है उसे मैं a लिख रहा हूं, जो भुजा बराबर नहीं है उसे मैं b लिख रहा हूं। तो परिमाप समद्विबाहु त्रिभुज का 2a प्लस b के बराबर होता है। तो जल्दी से बताइएगा, अगर मैं इस तरीके से बनाऊं एक समबाहु त्रिभुज, है ना, जिसमें ये भुजा इसके बराबर है, ये दोनों भुजा बराबर है, ये 8 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा? परिमाप क्या हो जाएगा? इस त्रिभुज का परिमाप कितना होगा? ठीक है, अब बोलोगे 20 सेंटीमीटर। अब बोलोगे 20 सेंटीमीटर कैसे आया? तो पहला तरीका आप बोलोगे सर इस तरीके से करेंगे, 2 इंटू ये वाले अगर फॉर्मूला को याद करो, 2a प्लस b, a का मान क्या रखेंगे बताओ? a का मान 8 रखा या a का मान 4 रखा? ये बताओगे। यहाँ पर a का मान 8 रखा जाएगा या 4 रखा जाएगा? 2 गुना 4 लिखूं या 2 गुना 8 लिखूं? 8 लिखेंगे, क्योंकि आप बोलोगे सर a जो होता है, ये ध्यान दीजिएगा, ये जो a है, जो दो बराबर भुजा है उनका मान होगा। तो अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो यह भी 8 सेंटीमीटर है, जो दो बराबर भुजा है उसका मान 8 हो जाएगा।
और यहाँ पर 4 लिख दिया, तो ये 16 प्लस 4 यानी 20 सेंटीमीटर होगा। क्या जरूरी है कि इसी तरीके से आप सोल्व करो? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। आप ऐसे भी सोल्व कर सकते थे, आप ऐसे भी सोल्व कर सकते थे कि यह हमारा 8 सेंटीमीटर है तो यह भी 8 होगा, और तीनों ही भुजा को आप जोड़ दोगे तो आपका आंसर 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर है सभी को? दोनों ही तरीके से समझ में आ गया कैसे करोगे? समबाहु त्रिभुज भी समझ में आ गया, समद्विबाहु त्रिभुज भी समझ में आ गया। इसमें इंपॉर्टेंट यही था कि अगर आप कभी भी समद्विबाहु त्रिभुज में 2a प्लस बी लिखते हो परिमाप के लिए, तो ये जो a लिखा हुआ है आपके पास, ये a दो बराबर भुजाओं को दिखाता है, और b जो भुजा बराबर नहीं है वो उसको दिखाता है। हाँ किरण, आप बताओगे क्या डाउट है आपका? माइक ऑन करके पूछ लो, अगर कोई डाउट है तो माइक ऑन करके जल्दी से पूछ लो, फिर मैं अगला देखूंगा। ठीक है, फिर से समझा दे रहा हूं। देखो बस यही बताया गया, कोई समबाहु त्रिभुज आपको दिया गया है तो इसका परिमाप के लिए आप क्या करोगे, तीनों ही भुजा को जोड़ दोगे, a प्लस बी, और यहां से आपका आ जाएगा 2a प्लस बी के बराबर। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट है a क्या है, दो बराबर भुजाओं को दिखा रहा है। मतलब अगर मैं यहाँ पर दो भुजा लिख रहा हूँ 5 सेंटीमीटर और बोल रहा हूँ ये भुजा इसके बराबर है, और ये वाला भुजा 2 सेंटीमीटर के बराबर है ना, इस तरीके से, और इसका मैं पूछ रहा हूँ कि इसका परिमाप कितना होगा, तो आप बोलोगे सर फॉर्मूला क्या है, p बराबर 2a प्लस बी। अब आप बोलोगे 2 तो लिख दिया, a के जगह पर मैं क्या रखूं, 5 रखूं या 2 रखूं, मुझे तो कंफ्यूजन हो रहा है ना, 5 लिखूं या 2 लिखूं। अब तो आप बोलोगे a जो होता है, ध्यान से सुनना, जो इस फॉर्मूला में a जो है, जो बराबर भुजा है उससे मैं a कहता हूं। तो अगर यहाँ 5 है तो यह भी 5 होगा ना, तो जो बराबर भुजा है वो क्या है, 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 5 रखेंगे ना कि 2 रखेंगे, तो 2 प्लस 5 गुना 2, और यहां से आ जाएगा 10 प्लस 2 यानी 12 सेंटीमीटर। अब समझ में आया? ये क्या है, बराबर भुजा है, बी जो है जो भुजा बराबर नहीं है उसका मान है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्या है हमारा, विषम बाहु त्रिभुज। और आप सभी को पता है विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसके सभी भुजा बराबर नहीं होंगे, अलग अलग होंगे, है ना। तो अगर मैं कोई एक त्रिभुज बना दूं तो इसमें आपको कोई फार्मूला नहीं याद रखना, है ना, सीधे सीधे आप बोलोगे कि अगर सर तीनों ही भुजा अलग अलग है ना, तो इसमें मैं एक लाइन बना रहा हूँ, इसमें मैं 2 लाइन बना रहा हूँ, इसमें 3 लाइन बना रहा हूँ, ये दिखाता है कि तीनों के मान अलग अलग है। तो इसको मैं ए लिख दे रहा हूँ, इसको बी लिख दे रहा हूँ, और इसको सी लिख दे रहा हूँ। तो इसका जो परिमाप होगा वो सीधे सीधे आप तीनों भुजा को जोड़ दोगे, ए प्लस बी प्लस सी करोगे, और इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, है ना, तीनों भुजा को जोड़ सकते हो। क्लियर है सभी को? चलो ये बताओगे, अगर मैं कोई एक विषमबाहु त्रिभुज दूं, इस तरीके से एक त्रिभुज बना दिया गया, एक विषमबाहु त्रिभुज है, इसमें मैं कह रहा हूं इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का परिमाप कितना होगा बताओ, इस त्रिभुज का परिमाप कितना होगा, ये त्रिभुज जो एबीसी दिख रहा है, कोई बता सकता है क्या? 13 सेंटीमीटर कैसे आएगा, 13 तो नहीं आएगा। आप बोलोगे त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो मैं तीनों भुजा को जोड़ूंगा, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब ए बी के जगह पर मैं लिख दिया 8 सेंटीमीटर, बी सी के जगह पर मुझे पता ही नहीं है क्या लिखेंगे, और ए सी के जगह पर 12 सेंटीमीटर। जब तक आप बी सी का मान आपको नहीं पता होगा, आप इस त्रिभुज के परिमाप को नहीं पता कर सकते। तो आप कहोगे इस त्रिभुज का परिमाप हम नहीं ज्ञात कर सकते। त्रिभुज का परिमाप आप नहीं ज्ञात कर सकते जब तीनों भुजा नहीं दी गई हो, है ना। तो इस वाले त्रिभुज का परिमाप अभी हम नहीं ज्ञात कर सकते, क्योंकि तीनों भुजा आपको पता होना चाहिए। क्लियर है सभी को? तीनों भुजा जब पता होगा तभी आप परिमाप बोलोगे, दो भुजा को जोड़कर नहीं बोल सकते, है ना। तो बीसी का मान कितना है, बीसी का मान तो हमें पता ही नहीं है, वो कभी 2 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 5 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 8 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है ना। चलिए, चलो, तो ये जो भी आपको पढ़ाया गया अभी उसका समरी है। 5 सेकंड दिया जा रहा है आपको, जल्दी से। अच्छा, होमवर्क एक क्वेश्चन के बाद करेंगे, एक क्वेश्चन कर लेंगे उसके बाद होमवर्क करेंगे, ठीक है। तो ये समरी है, जल्दी से पहले स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसमें यही बताया गया समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3a होगा, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 2a प्लस बी होगा, विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप तीनों ही भुजा को जोड़ दोगे, यही बताया गया है।
ठीक है, 5 सेकंड का समय आपके पास। 5 4 3 2 1। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो आपके पास यह क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिख रहा होगा। किसी त्रिभुज की भुजाएं अगर 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और y सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप 17 सेंटीमीटर है, तो y का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो जरूरी नहीं है कि आपसे हमेशा तीनों भुजा दे के परिमाप पूछा जाए, ऐसा भी हो सकता है परिमाप दे दी जाए, दो भुजा दे दी जाए, तो तीसरा भुजा का लंबाई आपसे पूछ लिया जा रहा है। चलिए सोल्व कीजिएगा और बताइएगा क्या आंसर होने वाला है इसका। पंद्रह सेकेंड और है आपके पास, 15 सेकेंड और है। 10 सेकेंड और। 5 4 3 2 1। चलो अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। अब देखो ध्यान से, इस केस में क्या बोला गया इस क्वेश्चन में, यह तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में। अब ध्यान से देखिएगा, एक भुजा 6 सेंटीमीटर दिया गया, दूसरा भुजा 7 सेंटीमीटर दिया गया, तीसरे भुजा y दे दिया गया, और इसका परिमाप 17 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आप कहोगे इसका y का मान इसमें क्या होगा। तो इसके लिए क्या करूं, एक त्रिभुज बना लेते हैं, है ना। एक त्रिभुज अगर मैं बना लूं, आप कह रहे हो सर इसका जो परिमाप है यह दिया गया है 17 सेंटीमीटर के बराबर। अब तीनों भुजा में अगर एक भुजा को मैं लिख दूं 6 सेंटीमीटर, इस भुजा के जगह पर मैं लिख दूं 7 सेंटीमीटर, और इसके जगह पर मैं y लिख दे रहा हूं, ठीक है, मैं y लिख दिया। आप क्या कहोगे, परिमाप क्या होता है, किसी भी त्रिभुज का परिमाप जो होता है वो तीनों भुजा को जोड़ के निकाला जाता है। मतलब मैं लिख रहा हूं y प्लस 7 प्लस 6, यानी y प्लस 13। इतना सही है, y प्लस 13 के बराबर परिमाप होगा, है ना, y प्लस 13 के बराबर परिमाप होगा। और परिमाप का मान दे रखा है आपको क्वेश्चन में 17 सेंटीमीटर। मतलब ये जो y प्लस 13 है, y प्लस 13 ही 17 के बराबर होगा। तो यहां से y का मान आपको क्या मिलेगा, 17 माइनस 13, यानी 4 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्लियर है सभी को। या आप ऐसे भी सोच सकते हो कि y का मान मैं क्या रख दूं, y का मान मैं क्या रख दूं कि तीनों ही भुजाओं का योग जो है वो 17 हो जाए, है ना। तो आप कह सकते हो 7 प्लस 6 प्लस y, इन तीनों को जोड़ के हमें 17 लाना है। तो यहां से आप y कैलकुलेट करोगे तो आपका 4 सेंटीमीटर सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया तो y लिखो, वरना कोई भी डाउट है छोटा सा तो n लिख सकते हो और डाउट पूछ सकते हैं। हाँ अब होमवर्क लेते हैं, ठीक है, अब होमवर्क नोट करते हैं। चलिए, तो ये आपका होमवर्क काफी छोटा सा है आज। तो ये ध्यान देना है कि एक्सरसाइज 7.1 में पेज नंबर 120 पे 5 क्वेश्चन होंगे। ये पांचों क्वेश्चन को आपको नेक्स्ट क्लास के पहले कर लेना है, ठीक है।